सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट्स चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही हम लोगों ने पढ़ा था। कहने का मतलब कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। बाय हीट एनर्जी है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, या किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो लिमिटेशन रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें यह कोई आइडिया नहीं दिया गया कि भाई एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होगा। ये तो बता दिया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन किस फॉर्म में चेंज होगा यह एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये यूं कर दीजिए कि ये सबसे बड़ी कमी है। अब उस कमी को दूर करने के लिए हमें जरूरत पड़ा किस चीज का? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये तो पता लग जाता है कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होगा, ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता लगता है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ और बातों को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, यदि इसको मैं यहां पर छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा? ऊपर या नीचे? नीचे की ओर आएगा। आखिर यह नीचे की ओर ही क्यों आया? ऊपर चला जाता भाई, इसको किसी ने माना थोड़ी किया था। लेकिन यहां पर एक जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है, उस चीज को यदि हम ध्यान में रखें तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनिटी, यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अपने आप हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा हम इनिशिएट करते हैं और वो शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी पर बैठे हुए हैं और उस पहाड़ी पर पत्थर के टुकड़े बड़े से हैं, आपने पैर से थोड़ा सा ठोकर मारा और वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाएगा। आपने पैर से क्या किया? उस पत्थर को थोड़ा सा इनिशिएट किया और फिर वो पत्थर अपने आप नीचे आ गया। क्लियर हो गया? या फिर बहुत काम ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए घर में पोछा लगाते हैं और यदि आप फैन ऑन ना भी करें तब भी आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में से वो फर्श सूख जाएगा। वहां पर आपने कोई हीटर से उसको टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करवाया। तो ये सब क्या हुआ? अपने आप प्रोसेस हो रहा है। तो जो काम अपने आप शुरू हो जाए या थोड़ा सा हमारे या आपके प्रयास से शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। लेकिन बहुत काम ऐसे हैं जिस काम को कराने के लिए हमें एनर्जी खर्च करने पड़ते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे पानी को नीचे से ऊपर के टंकी में भेजना है, तो उसके लिए तो हमें मोटर चलाना पड़ेगा, मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा। जब तक मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है, यानी कि यूं कहिए जब तक कि मोटर चल रहा है, तब तक पानी लिफ्ट होकर के ऊपर जाता रहेगा। मोटर का चलना बंद, पानी का चढ़ना बंद। तो नीचे से पानी का ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीचे में पानी बाल्टी में रखे और वो अपने आप उठ करके ऊपर के टंकी में चला जाएगा। या तो अपने हाथ से उठा करके जाकर के डालिए या तो फिर मोटर के द्वारा चढ़ाइए। तो जो काम अपने आप नहीं होता है, जिसके लिए हमें कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां तक समझ में आ गया कि भाई स्पॉन्टेनियस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। अब हमें यहां पर यह सोचना होगा कि कुछ काम अपने आप क्यों हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जो काम अपने आप हो जाए उसे स्पॉन्टेनियस, लेकिन वह काम अपने आप हुआ ही क्यों? वो भी नहीं होता। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो वो है कारण ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स क्या करता है कि वह फोर्स, जो फोर्स
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वह फोर्स, जो फोर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। तो भाई ये जो ड्राइविंग फोर्स है किन बातों पर डिपेंड करता है? तो इसके मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दुनिया में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो कुछ भी है, सभी चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं। सभी चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब स्टेबल कब होगा? या तो उसकी एनर्जी कम हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई देखो मेरे हाथ में ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं यहां पर छोड़ दूं तो मार्कर ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर आएगा। अब जमीन से इतनी ऊंचाई पर ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। वह अधिक ऊंचाई पर है तो अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, कम ऊंचाई पर है तो कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दुनिया में जितने भी सबस्टेंसेस हैं, सभी ये चाहते हैं कि मेरा एनर्जी कम हो जाए जिससे कि मैं स्टेबल हो जाऊं। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि मेरा एनर्जी कम हो जिससे कि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा, अब मान लीजिए कि आप अपने ही दिल से बात करते हैं, आपके ही दिल से मैं बात कर रहा हूं। हर एक बच्चा सोचता है कि क्या मजा आता, कोरोना में छुट्टी हो जाती और इधर उधर घूमते फ्रीली, ठीक है, या किसी भी बहाने से छुट्टी हो जाए और आराम से मैं मौज मस्ती लूं, घूमो फिरो, घर वाले मुझे टोका टाकी ना करें। इसको क्या कहते हैं? रैंडमनेस। इसको क्या कहते हैं? रैंडमनेस। कि भाई आपको कोई नहीं टोकेगा, जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जब सो के उठना है उठो, आजादी हो गई। तो कौन नहीं इस दुनिया में आजादी चाहता है? और हमारा और आपका शरीर इन्हीं छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स भी यही चाहता होगा, तभी तो हम लोग यही चाहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस, यानी कि आजादी पाने की प्रबल इच्छा। तो ये 2 कारण हैं कि दुनिया में कोई भी सबस्टेंस हो, वह चाहता है कि मैं बिल्कुल आजाद पंछी की तरह घूमूं और मैं स्टेबल भी रहूं। ठीक है ना कोई टेंशन नहीं हो कि घर में रोटी कैसे पकेगी। घर में रोटी कैसे पकेगी तब तो आपको टेंशन लेना पड़ेगा, तब तो फ्रीली आप घूम ही नहीं सकते। अब मुझे यदि ये चिंता नहीं होती तो सुबह से लेकर शाम तक अपना गला क्यों फाड़ता? मैं भी आराम से सोकर के उठता। रोज बम्बई, ढाका, दुबई घूमने के लिए जाता, अमेरिका, ब्रिटेन, जहां दिल करता। भाई खेत में दिल करता, खेत में चले जाते, ठीक है ना। लेकिन वहां जाने से पेट तो नहीं भरेगा। आजादी तो चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहिए। क्लियर हो गया? यहां तक कि नहीं हो कोई डाउट? जब ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम लोग एंट्रोपी। भाई एंट्रोपी क्या होता है समझ लीजिए। एंट्रोपी होता है ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब मान लीजिए कि हमारे पास, थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूं। तो चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का वास्तव में मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस कितना फ्रीली मूव कर सकता है। एंट्रोपी का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल्स कितना फ्रीली मूव करता है। अब यहां पर इस पॉइंट पर मैं सीधे आपको लेकर के आता हूं, जो मैंने यहां पर लिख रखा है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई 2 सॉलिड सबस्टेंस है, ठीक है। एक मेज के ऊपर आपने दोनों को रख दिया।
और 10 दिनों के लिए छोड़ दिए, क्या ये 10 दिनों में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे। इसका मतलब कि सॉलिड में मूवमेंट की टेंडेंसी है ही नहीं। ऐसा नहीं कि ये मूव नहीं करते, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अपने मीन पोजीशन पर मूव करते हैं। अब जैसे कि मैं यहां पर हूं तो यहीं पर ऐसे ऐसे हिल डुल रहा हूं, मूवमेंट तो होता है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि मेरा एंट्रोपी 0 हो गया, तो सॉलिड का एंट्रोपी 0 नहीं होगा। यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं होगा 0, वो भी मैं बताऊंगा कि कब होगा 0। यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा तो उस समय एंट्रोपी 0 माना जाता है, ये याद रखिएगा। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन बोले या -273.15 डिग्री सेल्सियस बोले, वहां पर हम लोग एंट्रोपी 0 मानते हैं। लेकिन यदि हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो वहां पर एंट्रोपी किसी का भी 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम होता है। सॉलिड का एंट्रोपी क्या हो गया? सबसे कम हो गया। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में फर्श के ऊपर 1 बाल्टी पानी यहां पर गिरा दो और 1 बाल्टी दूध इधर गिरा दो, और थोड़ी देर के बाद देखो दोनों कमरे के बाहर जाकर के हाय हेलो कर रहा होगा, आपस में मिल जाएंगे। तो क्या हुआ? इसके पार्टिकल्स मूव किए क्या? तो इसका मतलब सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में मूवमेंट की टेंडेंसी है, उसका रेंडमनेस ज्यादा है। कितना है वो तो मेजरमेंट से पता लगेगा। और वो जो हम मापते हैं कि भाई कितना फास्टली ये मूव कर रहा है, तो वही रेंडमनेस का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। क्लियर हो गया? और गैस के बारे में तो पता ही है, न तो इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है और न ही इसका शेप डेफिनिट रहता है, जहां मन करेगा वहां चला जाएगा। यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये बड़ी फास्टली से मूव करते हैं, इसमें घुलने मिलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट यहां पर इत्र वगैरह लगा करके आया है, स्प्रे वगैरह करके आया है, और उसके घर से लेकर के यहां तक पूरा रास्ता गम गम करता हुआ है, तो क्या हुआ? जो गैसियस पार्टिकल्स थे आसानी से एटमॉस्फेयर में घुल मिल गया। क्यों? अब आप सेंट की शीशी पैकेट में डाल करके रखो, किसी को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक तो बंद करके रखा है, ऊपर से लिक्विड है, उस यदि गैस बन भी रहा हो तो वो बाहर निकला ही नहीं। तो सॉलिड यदि है तो उसका रेंडमनेस कम है, लिक्विड का रेंडमनेस ज्यादा है और गैस का रेंडमनेस ज्यादा है, यानी कि उसका एंट्रोपी ज्यादा है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर चेंज इन एंट्रोपी हम 2 तरीके से पता करते हैं कि पहले क्या एंट्रोपी था और अब क्या एंट्रोपी है। आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट। यदि मैं यहां पर आई लगा दूं और यहां पर एफ लगा दूं तो ये इनिशियल एंट्रोपी हो गया और ये फाइनल एंट्रोपी हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा। क्या? और एक फॉर्मूला ये भी है, क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सेबल क्या हो गया? किसी ने हीट एनर्जी लिया होगा, जिसे कि आप डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंथैल्पी हो गया, और यहां पर इसका टेम्परेचर हो गया। तो डेल्टा एस को निकालने का ये भी फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, जरा ध्यान से देखो, ये तीसरा पॉइंट, साथ के साथ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते जा रहा हूं। ये तीसरा पॉइंट कि एंट्रोपी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है।
यदि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, एंट्रोपी भी कम या ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि हम टेम्परेचर की बात करें, जरा रिलेशन को देखना, टेम्परेचर कहां पर है, नीचे है ना। तो यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो एंट्रोपी चेंज क्या जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे याद रख लो, यहां पर क्या है, डेल्टा एच है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, यहां पर ये अर्थ हो गया, ई फॉर अर्थ हो गया, यहां पर सन हो गया, ठीक है, और यहां पर कोई और एक्स वाई जेड कोई भी प्लेनेट ले लो भाई, मरकरी ले लो, क्लियर हो गया। अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान के चलते हैं, या 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। चलो मैंने यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस मान दिया, और सन के अंदर का ये इसके सरफेस पर जो टेम्परेचर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान लेते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और जो मरकरी है या कोई और प्लेनेट है, यहां का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस है, या यहां पर प्लूटो ले लो, काफी दूर है वो, यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। क्या पता माइनस नहीं हो, एग्जैक्ट में कंफर्म नहीं हो, क्लियर हो। यदि इसने यहां से हीट एनर्जी लिया, क्या ले लिया, क्यों ले लिया, तो इसके एंट्रोपी में बहुत बड़ा चेंजिंग होगा क्या, क्योंकि डेल्टा एच को या क्यू को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ में आ गया। और यदि इसमें से एनर्जी निकल गया, तो इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यदि किसी सिस्टम को आप एनर्जी देते हैं और दूर क्यों जाते हैं, मान लीजिए कि दीपक जी को, क्या नाम है, राजीव, चलिए राजीव जी को अभी 2 लाख रुपए मिल जाए, कोई बैठ करके पढ़ेगा, कहेगा चलो होटल में जश्न मनाएंगे 31 दिसंबर, अन्य तो 1 जनवरी मना लेंगे भाई, सेलिब्रेट करेंगे। तो वहां पर रेंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया ना, क्योंकि 2000 रुपया हीट एनर्जी मिल गया, ये 2 लाख मिल गया, जितना मिलेगा उतना डांस करेगा, कम मिलेगा कम डांस करेगा। और मेरे से मेरे बेटे ने 2000 रुपये ले लिया, तो मैं ये डांस करूंगा, मैं तो बिस्तर पकड़ लूंगा क्योंकि मेरा हीट एनर्जी क्या हुआ, निकल गया, समझ में आ गया। तो यहां पर ये एंट्रोपी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, क्लियर हो गया। चलिए यहां पर यदि एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, पहले ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यदि यह एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि यह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बताइए यह कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटेंसिव हुआ क्या। तो एक पॉइंट ये भी याद हो गया कि जो एंट्रोपी है यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। नंबर 2, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी, जो यहां पर एंट्रोपी है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे
मान लीजिए कि अपने पास कोई सॉलिड सबस्टेंस है, वैक्स मान लेते हैं, मोम मान लेते हैं। वैक्स तो समझते हैं, कैंडल सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, उसका एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। उसको आपने गर्म किया, पिघल गया, मेल्ट हो गया, एंट्रोपी बढ़ गया। आपने और गर्म किया, वेपर में चेंज हुआ, गैस में चेंज हुआ, उसका एंट्रोपी और बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर आपने उसको हीटर पर गर्म किया, ये चूल्हे में डाल करके गर्म किया, ये धूप में रख करके गर्म किया, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि भाई पहले सॉलिड था, अब ये गैस है। सॉलिड था तो एंट्रोपी कम था, और गैस है तो एंट्रोपी ज्यादा है। तो इसका मतलब एंट्रोपी स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, अवस्था पर डिपेंड कर रहा है कि भाई सॉलिड था, ये लिक्विड है या गैस है। तो यदि यह स्टेट पर डिपेंड कर रहा है तो एंट्रोपी कौन सा फंक्शन कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा क्या। तो एक तीसरा पॉइंट और भी कहीं पर लिखना चाहिए था, लिख लीजिएगा आप। पहला आपने लिख लिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा आपने लिखा पाथ इंडिपेंडेंट, तीसरा आप यहीं पर या कहीं पर नीचे में लिख लें एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। बाकी ये सब समझ में आ ही रहा है। यदि डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होगा तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यदि डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। यदि डेल्टा एस का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहां पर कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ है। यदि डेल्टा एस का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहां पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब चेक करो, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर ए था, ए से बी बना, बी से सी बना, और सी से डी बना, और डी से फिर ए बन गया। तो कोई चेंजिंग हुआ क्या? जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया। जो एंट्रोपी पहले था वही अब भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि साइक्लिक प्रोसेस है एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा। चलो वो हम नहीं लेते हैं, दूसरी बात ले लेते हैं। यहां पर मान लिया आपने ए से बी बनाया और बी से क्या बन गया, फिर ए बन गया। पहले आपके पास आइस था, इससे बन गया वाटर, और वाटर से फिर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो पहले जो एंट्रोपी था वही एंट्रोपी अब भी हो गया। तो यहां पर कोई चेंजिंग हुआ क्या, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि चाहे प्रोसेस साइक्लिक हो चाहे इक्विलिब्रियम स्टेट हो, दोनों केस में डेल्टा एस का वैल्यू क्या रहेगा, 0 होगा। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन आपके मन में अब भी वही विचार है, मेरे भी मन में अभी वही विचार है कि जब यहां पर ये पता लग गया कि जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो हमें तो डायरेक्शन का पता लग गया कि भाई एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो फिर यहां पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हम तो अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब यदि आपको यही जानना है तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा, कल खूब अच्छे तरीके से। यहां तक समझ में आ गया ना।